नमस्कार। आज के इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे सामने आता है, जोखिम लेना। लेकिन हम इसे एक खास नजरिए से देखेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क यानी सोचे समझे जोखिम लेने की कला। हाँ, और कहा जाता है कि यही वो कला है जो अक्सर असाधारण सफलता और साधारण जीवन के बीच का फर्क तय करती है। बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत द आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क नाम की किताब के कुछ अहम विचारों पर आधारित है। हाँ, और आज हमारा इरादा सिर्फ ये बताना नहीं है कि जोखिम लेना अच्छा है, बल्कि ये समझना है कि हम इंसान स्वाभाविक रूप से जोखिम से इतना घबराते क्यों हैं। फिर हम लापरवाही में उठाए गए कदम, जिसे रेकलेस रिस्क कहते हैं, और सोच समझकर रणनीति बनाकर लिए गए जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क के बीच के फर्क को गहराई से जानेंगे। हाँ। और सबसे अहम, हम एक व्यवहारिक 3 कदमों वाला ढांचा समझेंगे जिससे कोई भी इस कला को सीख सके। और ये समझना आज के दौर में जरूरी क्यों है, क्योंकि चाहे करियर में बड़ा बदलाव लाना हो, अपना कोई सपना पूरा करने के लिए नया काम शुरू करना हो, या फिर निजी रिश्तों में ईमानदारी से अपनी बात रखनी हो, हर जगह हमें फैसले लेने होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है। सही बात है। अगर हम ये समझ जाएं कि जोखिम के डर की जड़ें कहाँ हैं और उसे कैसे संभाला जा सकता है, तो हम बेहतर फैसले ले पाएंगे। बिल्कुल। मकसद ये है कि जोखिम को एक हवा समझने के बजाय उसे अपनी तरक्की और कामयाबी का एक औजार बनाना सीखें। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ को ही पकड़ते हैं। आखिर ये जोखिम का डर आता कहाँ से है? हमें क्यों सिहलन होती है जरा भी अनिश्चितता के नाम पर? देखिए, इसकी जड़ें हमारे दिमाग की लाखों साल की विकास यात्रा में छिपी हैं। हाँ। हमारे पूर्वजों के लिए जीवित रहना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अच्छा। उनका दिमाग हर पल खतरों को भांपने और उनसे बचने के लिए प्रोग्राम्ड था। उस जमाने में जोखिम का मतलब था, क्या उस गुफा में कोई जंगली जानवर है? क्या ये फल जहरीला है? गलत फैसले का मतलब मौत हो सकता था। तो आप कह रहे हैं कि हमारा दिमाग आज भी उसी सर्वाइवल मोड में काम करता है। बिल्कुल। भले ही आज के खतरे बदल गए हों। हाँ, बिल्कुल। पहले शेर का डर था, आज शायद बॉस का डर है। हाँ। या बिजनेस फेल होने का डर, या लोग क्या कहेंगे इसका डर है। बिल्कुल। आज जोखिम का रूप बदल गया है। नौकरी बदलना, नया स्टार्टअप शुरू करना, अपनी लिखी हुई किताब पब्लिश करना, किसी को प्रपोज करना। शारीरिक खतरा भले ही ना हो, लेकिन हमारा दिमाग, खासकर उसका पुराना हिस्सा जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, आज भी इन स्थितियों में वैसे ही अलार्म बजाता है जैसे कोई जानलेवा खतरा सामने हो। अच्छा। वही लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। दिल तेज धड़कना, पसीना आना, पेट में गड़बड़ महसूस होना, ये सब उसी पुरानी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। हाँ, स्रोत में भी एक व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र आता है जो शायद इसी बात को उजागर करता है। उसमें बताया गया है कि जब लेखक ने पहली बार अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर कुछ अपना शुरू करने का फैसला किया, तो कई रातों तक सो नहीं पाए। उन्हें लगा जैसे वो कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये अनुभव शायद बहुत से लोगों से जुड़ता होगा। हाँ, और ये अनुभव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि डर लगना कितना स्वाभाविक है। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि उस डर के बावजूद जब वो कदम उठाया गया तो नतीजा वैसा भयानक नहीं हुआ जैसा सोचा था, बल्कि उस एक कैलकुलेटेड जोखिम ने जिंदगी को एक नई और बेहतर दिशा दी। यही दिखाता है कि डर महसूस होना और डर के कारण रुक जाना दो अलग बातें हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर जोखिम लेना जरूरी है तो क्या इसका मतलब है कि बस आग बंद करके कूद पड़ें? मान लीजिए किसी को बिजनेस शुरू करना है, तो क्या वो बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी लगा दे? यही शायद कैलकुलेटेड और रेकलेस का फर्क समझना अहम हो जाता है। समझ आता है। जोखिम 2 तरह के होते हैं और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पहला है रेकलेस रिस्क, यानी लापरवाही भरा अंधाधुंध जोखिम। इसमें इंसान बिना पूरी जानकारी जुटाए, बिना नफा नुकसान का अंदाजा लगाए और बिना किसी प्लान बी के बस कूद पड़ता है। ये ज्यादातर भावनाओं में बहकर या दूसरों की देखा देखी में लिया जाता है। ये जुआ खेलने जैसा है, जिसमें किस्मत अच्छी रही तो ठीक, वरना भारी नुकसान। हाँ, समझ गई। और दूसरा प्रकार जिस पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है, वो है कैलकुलेटेड रिस्क। सही। कैलकुलेटेड रिस्क यानी सोचा समझा नपा तुला जोखिम। ये अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, ये उजाले में नक्शे के साथ आगे बढ़ना है। इसमें व्यक्ति पहले होमवर्क करता है, वो जानकारी इकट्ठा करता है, स्थिति का विश्लेषण करता है, संभावित फायदों और नुकसानों को तौलता है। ठीक है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या वो उसे झेल पाएगा। और सबसे जरूरी बात, वो जोखिम को कम करने या संभालने के तरीके भी सोचता है।
ये डरपोक होना नहीं है, बल्कि समझदारी से बहादुर बनना है। ये सुनने में काफी तार्किक लगता है, पर सवाल ये है कि असल जिंदगी में इसे अमल में कैसे लाया जाए, खासकर जब डर हावी हो रहा हो। क्या इसका कोई व्यवस्थित तरीका है? स्रोत में एक 3 चरणों वाले ढांचे का जिक्र है, क्या आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं? जरूर। ये 3 चरणीय ढांचा काफी व्यावहारिक है और किसी भी तरह के फैसले में मदद कर सकता है जहां जोखिम शामिल हो। पहला चरण है द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, यानी कुछ न करने की कीमत का आकलन करना। अच्छा। अक्सर हम सिर्फ जोखिम लेने के नुकसान के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये ढांचा कहता है कि सबसे पहले ये सोचो कि अगर मैंने ये जोखिम नहीं लिया तो क्या होगा। आज से 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा जीवन कैसा होगा? क्या मैं इसी स्थिति में फंसा रहूंगा? क्या मैं अपने सपनों से और दूर हो जाऊंगा? ये दिलचस्प नजरिया है। मतलब अपने कंफर्ट जोन या आराम के दायरे में बने रहने की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है ना? बिल्कुल। और कई बार वो कीमत जोखिम लेने के संभावित नुकसान से कई ज्यादा होती है। वो कीमत है रुकी हुई तरक्की, खोए हुए अवसर और मन में एक मलाल के काश कोशिश कर ली होती। तो पहला कदम है ईमानदारी से ये तौलना कि कुछ ना करने का दीर्घकालिक असर क्या होगा। कई बार यही एहसास हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। सही है। संक्षेप में कहें तो आराम का दायरा अक्सर तरक्की की सबसे बड़ी कीमत वसूलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला कदम हुआ ये समझना कि इनएक्शन की कॉस्ट क्या है। इसके बाद दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है रिस्क असेसमेंट, यानी जोखिम का वास्तविक मूल्यांकन करना। एक बार जब ये साफ हो जाए कि कुछ करना जरूरी है, तब उस जोखिम को ठीक से समझना होता है। इसमें 3 चीजों पर ध्यान देना है। वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे बुरी स्थिति। अगर सब कुछ एकदम गलत हो गया तो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? क्या नौकरी चली जाएगी? क्या कुछ पैसे डूब जाएंगे? क्या शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी? इसे ईमानदारी से बिना बढ़ा चढ़ाकर सोचना है। और फिर ये सवाल पूछना है, क्या मैं इस सबसे बुरी स्थिति को झेल सकता हूँ? क्या मेरे पास इससे उभरने का कोई तरीका है? हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर कैटास्ट्रोफाइज करता है, मतलब राई का पहाड़ बना देता है। जब हम रियलिस्टिक होकर सोचते हैं कि सबसे बुरा क्या है, तो कई बार वो उतना डरावना नहीं लगता जितना हमने सोच रखा था। सही कहा। दूसरा पहलू है बेस्ट केस सिनेरियो, सबसे अच्छी स्थिति। अगर सब कुछ उम्मीद से भी अच्छा हुआ तो क्या हासिल हो सकता है? क्या बड़ी कामयाबी मिलेगी? क्या जीवन बदल जाएगा? ये हमें प्रेरणा देता है। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तीसरा पहलू, मोस्ट लाइकली सिनेरियो, सबसे संभावित स्थिति। हकीकत में न तो हमेशा सबसे बुरा होता है, न ही हमेशा सबसे अच्छा। तो सबसे ज्यादा संभावना किस परिणाम की है? उपलब्ध जानकारी और अनुभव के आधार पर बीच का रास्ता क्या दिख रहा है? ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो का अंदाजा लगाना अक्सर सबसे मुश्किल होता है ना? क्योंकि इसमें अनिश्चितता होती है। क्या स्रोत इसके लिए कोई खास तरीका सुझाता है कि इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? स्रोत सीधे तौर पर कोई फॉर्मूला तो नहीं देता, लेकिन इशारा करता है कि ये जानकारी इकट्ठा करने, विशेषज्ञों से सलाह लेने, अगर संभव हो, और छोटे पैमाने पर परीक्षण करने, जो अगले चरण में आता है, उसे ज्यादा साफ होता है। अच्छा। ये पूरी तरह सटीक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक शिक्षित अनुमान, एजुकेटेड गेस है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम हवाई के लिए न बनाएं, बल्कि यथार्थ के धरातल पर रहें। समझ गई। इस चरण का लक्ष्य है जोखिम की एक संतुलित और वास्तविक तस्वीर हासिल करना। समझ गई। तो पहले इनएक्शन की कॉस्ट समझी, फिर रिस्क का असेसमेंट किया, वर्स्ट, बेस्ट, मोस्ट लाइकली। अब तीसरा और आखिरी चरण क्या है? आपने कहा था ये सबसे कलात्मक है। हाँ, तीसरा चरण है मिनिमाइज एंड एक्सपेरिमेंट, यानी जोखिम को कम करना और प्रयोग करना। यहीं पर असली कला दिखती है। ये समझने के बाद कि जोखिम क्या है, अब सवाल ये है कि क्या हम उस जोखिम को कम कर सकते हैं? क्या उस बड़े डरावने दिखने वाले कदम को छोटे छोटे संभाले जा सकने वाले प्रयोगों में तोड़ा जा सकता है? उदाहरण के तौर पे, जैसे स्रोत में जिक्र था कि पूरी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने के बजाय क्या पहले शाम को या वीकेंड पर एक साइड हसल शुरू किया जा सकता है? मतलब अपनी मुख्य नौकरी के साथ आय का एक छोटा स्रोत। बिल्कुल, यही मिनिमाइज और एक्सपेरिमेंट का सिद्धांत है। या मान लीजिए कोई बड़ा निवेश करना है, तो क्या पहले थोड़े से पैसों से एक पायलट प्रोजेक्ट या परीक्षण करके देखा जा सकता है? कोई किताब लिखना चाहता है, तो क्या पहले एक ब्लॉग पोस्ट या एक चैप्टर लिखकर लोगों की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है? इसका फायदा ये है कि आप पानी की गहराई एक पैर डालकर नापते हैं,
दोनों पहले एक साथ डालकर नहीं। और इससे शायद असफलता का डर भी कम होता होगा। निश्चित रूप से। जब आप छोटे प्रयोग करते हैं तो अगर वो सफल नहीं भी होता तो वो पूरी तरह फेल होना नहीं कहलाता, वो एक डेटा पॉइंट बन जाता है। हाँ, सीखने का मौका। हाँ, आपको सीखने को मिलता है कि क्या काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। फिर आप उस जानकारी के आधार पर अपनी रणनीति बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। ये फेलियर नहीं बल्कि फीडबैक है। सही है। हर प्रयोग आपको ज्यादा समझदार बनाता है और अगले कदम के लिए बेहतर तैयार करता है। ये सीखने और आगे बढ़ने का एक सुरक्षित तरीका है। ये 3 चरण, कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, रिस्क असेसमेंट और मिनिमाइज एंड एक्सपेरिमेंट, सुनने में बहुत शक्तिशाली और व्यवहारिक लगते हैं, लेकिन ये एक मानवीय पहलू भी है। हम सब जानते हैं कि सिगरेट पीना बुरा है, फिर भी लोग पीते हैं। हम जानते हैं कि कसरत करनी चाहिए, फिर भी टालते हैं। इसी तरह ये सब समझ लेने के बाद भी जब असल में वो कदम उठाने का वक्त आता है तो डर तो लगता ही है। वो पेट में होने वाली गड़बड़, वो तेज धड़कन, उसका क्या करें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। डर लगना, घबराहट होना, संदेह होना, ये सब स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि इन भावनाओं से लड़ना नहीं है, इन्हें दबाना नहीं है, बल्कि इन्हें स्वीकार करना है, इन्हें महसूस करना ठीक है। स्वीकार करना? लेकिन डर तो हमें रोकता है, उसे स्वीकार कैसे करें? स्वीकार करने का मतलब है उसे पहचानना और उसके होने की वजह समझना। जैसा हमने पहले बात की, डर हमारे दिमाग का एक पुराना सुरक्षा तंत्र है। जब आप कोई महत्वपूर्ण अनिश्चित कदम उठाने जा रहे होते हैं तो डर का लगना ये संकेत है कि ये चीज आपके लिए मायने रखती है। ये आपको आलसी या लापरवाह होने से बचाता है। स्रोत में एक दिलचस्प सुझाव है, अपने डर से बात करने का प्रयास करें। मनी मन कहें, ठीक है डर, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, तुम इसलिए हो क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। धन्यवाद मुझे सावधान करने के लिए, लेकिन तुम मुझे रोकोगे नहीं, मैं तुम्हें साथ लेकर ही आगे बढ़ूंगा। कमजोरी मानने के बजाय उसे अपनी सुपर पावर या विशेष शक्ति की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? डर हमें ज्यादा तैयारी करने, ज्यादा सावधानी बरतने और चीजों को हल्के में न लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। वो हमें फोकस रहने में मदद करता है। जब हम डर को इस तरह से देखते हैं तो वो हमें पंगु बनाने के बजाय हमें सशक्त बना सकता है। ये आसान नहीं है, इसमें अभ्यास लगता है, लेकिन यह संभव है। वाह, ये डर को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो स्रोत का मुख्य संदेश क्या है? कैलकुलेटेड रिस्क की कला आखिर है क्या? स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से बयां करता है। ये कहता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना जुआ खेलना या भाग्य भरोसे रहना नहीं है। ये एक रणनीतिक सोच है, एक अनुशासित प्रक्रिया है। ये वैसा ही है जैसे एक कुशल चित्रकार कैनवस पर हर स्ट्रोक बहुत सोच समझ कर लगाता है। हाँ, वो रंगों को समझता है, ब्रश को नियंत्रित करता है और एक विजन के साथ काम करता है। उसे भी डर हो सकता है कि तस्वीर बिगड़ ना जाए, लेकिन वो फिर भी स्ट्रोक लगाता है क्योंकि उसे पता है कि बिना कुची चलाए तस्वीर बनी नहीं सकती। और जीवन भी तो एक कैनवस जैसा ही है। बिल्कुल, कोई भी महान खोज, कोई भी बड़ी उपलब्धि, कोई भी सार्थक जीवन बिना सोचे समझे जोखिम उठाए नहीं बना है। चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, व्यवसाय हो या निजी रिश्ते। हर बार जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ा जोखिम तो होता ही है। उसे स्वीकार करके समझदारी से आगे बढ़ना ही कला है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत कहता है वो ये कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम न लेना ही है। सही कहा। अपनी संभावनाओं को तलाशने से कतराना, बदलाव से डरना और हमेशा सुरक्षित रास्ते पर ही चलते रहना, शायद हम इसी में सबसे ज्यादा खो देते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि जोखिम से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उससे बचते रहना हमेशा सही या सुरक्षित नहीं होता। असली चुनौती लापरवाही भरे जोखिम और सोचे समझे रणनीतिक जोखिम के बीच फर्क करने और दूसरे को अपनाने की है। हाँ, और इसमें वो 3 चरणीय ढांचा हमारी मदद कर सकता है। पहला, कुछ न करने की असली कीमत को पहचानना। दूसरा, जोखिम का ईमानदारी से मूल्यांकन करना, सबसे बुरी, सबसे अच्छी और सबसे संभावित स्थितियों को समझना। और तीसरा, जोखिम को छोटे छोटे संभालने लायक प्रयोगों में तोड़कर उसे कम करना और उससे सीखना। बिल्कुल।
और याद रखें, डर महसूस होगा, उसे स्वीकार करें और उसे अपनी सावधानी और तैयारी बढ़ाने की वजह बनाएं, रुकने की नहीं। तो अब जब ये चर्चा समाप्त हो रही है, श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज या छोटा सा कदम है जिसे आप शायद सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा जोखिम महसूस होता है। कोई मुश्किल बातचीत, कोई नई स्किल सीखने की शुरुआत, अपनी किसी रचनात्मक इच्छा को थोड़ा सा समय देना। शायद आज का पहला कदम सिर्फ इतना ही हो कि उस चीज को ना करने की कीमत के बारे में ईमानदारी से सोचा जाए। हाँ, या फिर क्या आज कोई एक बहुत ही छोटा, ना के बराबर जोखिम वाला प्रयोग किया जा सकता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होता है। जैसे अगर कोई किताब लिखना चाहता है तो क्या आज सिर्फ 15 मिनट लिखने की कोशिश की जा सकती है। नतीजा चाहे जो भी हो, इस प्रक्रिया में कुछ नया सीखने और जानने को जरूर मिलेगा।